15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद का सिनेमा एक नए प्रकार के इतिहास की रचना करता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिनेमा में बहुत दिलचस्पी थी। वे जब कभी बम्बई यात्रा पर जाते, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से हमेशा मिलते थे और एक अपील करते थे कि भारत का नव निर्माण करना है और आप जो फिल्में बनाएं उसमें नव निर्माण का संदेश आपकी फिल्म में रखिए, तो इससे देश में एक नव जागरण आएगा, लोगों का मनोरंजन होगा और लोग सरकार के काम में हाथ बटाएंगे और सरकार से सहयोग करेंगे। तो आज़ादी के बाद के सिनेमा पर जब हम देखते हैं तो पहले फिल्मकारों में हमें दिखाई देते हैं राज कपूर, गुरुदत्त, विमल राय, बी.आर. चोपड़ा, रामानंद सागर जैसे लोग एकाएक फिल्म के आकाश में उदित होते हैं और एक अलग ही प्रकार का सिनेमा रचते हैं। इसके पहले हम जो सिनेमा देख रहे थे वो पौराणिक सिनेमा था, धार्मिक सिनेमा था, ऐतिहासिक चरित्रों वाला सिनेमा था। अब जो सिनेमा आया वो सामाजिक विषय और हमारे आसपास की जो घटनाएं हैं, हमारे आसपास की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं सिनेमा में हमें दिखाई देने लगी और उसके साथ साथ मनोरंजन भी होने लगा। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से बम्बई में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ और इसमें दुनिया के 3 बड़े फिल्म मेकर शामिल हुए। इटली से विटोरियो डी सिका आए। विटोरियो डी सिका विश्व सिनेमा में नियो रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं, नव यथार्थवाद। उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सिनेमा में नव यथार्थवाद को जन्म दिया और उसके कारण फिल्में बनने लगी। यानी यदि आपके पास कोई भी साधन नहीं है, स्टूडियो भी नहीं है, कलाकार भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, अपने कंधे पे कैमरा रखिए और सड़कों पर फिल्म बनाइए। इस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई। बाइसिकल थीव्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वो अपनी फिल्में लेकर के आए। बर्गमन आए स्वीडन से, जापान से अकीरा कुरोसावा आए और एक हमारी जो फिल्म मेकर्स थे, फिल्म टेक्नीशियंस थे, उन्होंने एक नए ही प्रकार के सिनेमा को देखा, विश्व के सिनेमा को, जिसका पहले उनको कोई किसी तरह का अनुमान नहीं था। तो इससे तमाम फिल्म मेकर बड़े इंस्पायर हुए और उन्होंने भारत में एक नए सिनेमा की शुरुआत की। जैसे के अब्बास ने धरती के लाल बनाई, जो बंगाल के अकाल पर बनी हुई थी और रियलिस्टिक फिल्म मानी जाती है। विमल राय ने 2 बीघा ज़मीन फिल्म बनाई, जिसमें गांव से शहर कैसे लोग जाते हैं, गांव कैसे उजड़ रहे, शहरों की ओर कैसे पलायन हो रहा है, रोजगार की तलाश में आदमी कैसे भटकता है, उसको उन्होंने विटोरियो डी सिका से प्रेरित होकर फिल्म बनाई। राज कपूर ने बुटपालिश फिल्म बनाई, जागते रहो फिल्म बनाई और के अब्बास जो मार्क्सवादी विचारधारा को बिलोंग करते थे, उन्होंने आवारा, श्री 420 की कहानियाँ लिखी और स्ट्रीट पीपल कि लोग सड़क पर रहते हुए कितने खुशहाल महसूस करते हैं, कैसे ज़िंदगी जीते हैं, गाने गाते हैं, मस्ती में रहते हैं और किसी तरह से किसी से कोई शिकायत नहीं करते। उन लोगों के जीवन को जब वो पर्दे पर लाए तो ये सारा सिनेमा जब सोवियत संघ गया तो वहाँ पर बहुत पॉपुलर हुआ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। आवारा के गाने वहाँ के लोगों को भले ही भाषा नहीं आती थी, लेकिन सड़कों पर वो आवारा हूँ, गर्दिश में आसमान का तारा हूँ गाते थे और उन सारे चरित्रों को वो करते थे। आवारा का रिकॉर्ड आज भी विश्व में यह है कि जितने अधिक दर्शकों ने आवारा फिल्म देखी है, उतने दर्शक किसी फिल्म को दुनिया में आज तक नहीं मिल पाए हैं। इतने बार लोगों ने उसको फिल्म को देखा। तो राज कपूर का सिनेमा
दूसरे गुरुदत्त का सिनेमा, उन्होंने भी अपने जीवन की जो त्रासदियां हैं उस त्रासदी को मनोरंजन के माध्यम से उन्होंने पेश किया और जीवन की सच्चाइयों से लोगों को रूबरू किया कि ये जो हमारा जीवन है वो इस प्रकार का है और आप इस तरह से देखिए। और गुरुदत्त की जो प्यासा है, कागज़ के फूल है, साहब बीबी गुलाम जो फिल्में हैं क्लासिक मानी जाती है। और गुरुदत्त का जो वैल्यूएशन हुआ उनके मृत्यु के बाद बहुत हुआ और गुरुदत्त के सिनेमा पर बहुत शोध भी अभी तक हो रही है, लगातार उन पर फिल्में बन रही है। पिछले ही साल एक 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री गुरुदत्त पर बन करके आई है और फ्रांस का जो आर्काइव है वो लगातार उन पर रिसर्च कर रहा है। उनकी फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट फिल्म के जरिए उन्होंने जो बातें और जो गहराइयाँ चित्रित की है वो अद्भुत है। तो बिमल राय ने मधुमती के जरिए, सुजाता, बंदिनी के जरिए लोगों का मनोरंजन भी किया और अपनी फिल्मों में सोशल मैसेज भी दिए। बी.आर. चोपड़ा के सिनेमा में सोशल रिलीवेंस हमको मिलता है। धूल का फूल उनकी जो फिल्म है, या साधना फिल्म है, या नया दौर फिल्म है जिसमें मैन वर्सेस मशीन को दिखाया गया है। तो इस तरह से ये सारे जो नए लोग आते गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा को प्राप्त करके उनके जो विचारधारा थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनको अपनी फिल्मों में डाल करके लोगों का मनोरंजन करते रहे और सिनेमा का विकास हुआ। देश भर में सिनेमाघर खुलने लगे, फिल्म प्रोडक्शन की संख्या बढ़ने लगी। विभाजन के बाद जो लाहौर में या कराची में लोग रह गए थे, वहाँ के फिल्म मेकर भी भारत आ गए और कुछ भारत के लोग भी उधर चले गए और एक तरह से सन 50 से लेकर के 70 तक का जो सिनेमा है वो खूब हंसी खुशी, रोमांस, फैमिली ड्रामा, पारिवारिक मनोरंजन, सभी जितने हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम थी उसको लेकर के जेमिनी और एवीएम और शारदा प्रोडक्शन की फिल्में आई और वो उनके जरिए पारिवारिक बड़े भाई का रिश्ता, भाभी का रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, जितने भी पारिवारिक रिश्ते होते हैं उन सब रिश्तों को उन्होंने बड़ी गहराई के साथ में अपनी फिल्मों में दिखाया और सब लोगों को जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, इसका मैसेज भी वो उन फिल्मों में हमें 60 और 70 के दशक में मिलता है। तो इस तरह से सिनेमा आज़ादी के बाद तेज़ी से बढ़ा, नए लोग आए, नई कहानियाँ लिखी गई, नए डायरेक्टर के ट्रीटमेंट बदला, टेक्निक भी धीरे धीरे सुधरती चली गई। कुछ चंबल के डाकुओं का जो उन दिनों बड़ा प्रकोप था 60s में, तो चंबल के डाकुओं पर भी कई फिल्में बनी। तो फिल्मों में जो परिवार था, रोमांस था, वो धीरे धीरे वायलेंस में भी बदलने लगा और चंबल के डाकुओं से जो वायलेंस शुरू हुई थी वो अंत में अपने चरम पर शोले फिल्म में जाती है। शोले फिल्म सबसे अधिक वायलेंस वाली फिल्म हिंदी सिनेमा में मानी जाती है, जिसमें गब्बर सिंह जैसे खलनायक का चरित्र लार्जर देन लाइफ हुआ। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। 2 आदमी। सुअर के बच्चों! वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। गब्बर सिंह को गुजरे हुए कितने ही फिल्मों को आए हुए कितने ही बरस बीत गए, लेकिन आज भी गब्बर सिंह हमारे दिल दिमाग में दर्ज है और कई माताएं बच्चों को उसका नाम लेकर तब भी सुलाती थी और आज भी सुलाती है। तो इस तरह से सिनेमा वायलेंट हो गया, डकैत की समस्या आ गई, अंडरवर्ल्ड की कुछ समस्याएं फिल्मों के जैसा जैसा समाज बदलता गया, जैसे जैसे वातावरण बदल गया, देश का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, आर्थिक परिदृश्य बदलता गया, सांस्कृतिक परिदृश्य बदलता गया, वो तमाम बातें और उसके साथ कदम ताल करता हुआ सिनेमा चलता गया। तो इस तरह से सिनेमा आज़ादी के बाद से जो शुरू हुआ 1990 तक आता है और 1990 के पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि 1960 में एक FFC नाम की संस्था बनी थी, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्योंकि जो ट्रेडिशनल और माइथोलॉजिकल सिनेमा था ये देख देख के दर्शक ऊब गए थे और जो इंटेलेक्चुअल क्लास था देश का, बुद्धिजीवी दर्शक थे, वो सिनेमा से कट गए थे कि ये क्या यार, हर फिल्म में देखने जाओ तो वही रोना धोना, वही सास बहू की कहानी और वही अत्याचार हो रहा है। तो एक ऐसा सिनेमा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, हमारे जीवन को दर्शाता हो। तो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के स्थापना की भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए की फंड दे करके और कहा गया कि जो भी नए प्रकार का सिनेमा बनाना चाहते हैं ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का लोन दिया जाए और 5 लाख पे वो फिल्में बनाए। तो सबसे पहले बासु चटर्जी ने फिल्म बनाई सारा आकाश, जो राजेंद्र यादव के उपन्यास पर थी। ये फिल्म तो नहीं चली। दूसरी फिल्म मृणाल सेन की आई भुवन शोम 1969 में, बिल्कुल अलग प्रकार की फिल्म थी जिसमें कोई हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, कोई गाना नहीं है, किसी तरह का कोई नाच नहीं है और वो फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस हुई।
खूब देश भर में धूम मची। और इस तरह से एक पैरेलल सिनेमा, समांतर सिनेमा, या जिसको नई लहर का सिनेमा या नव यथार्थवादी सिनेमा, जो भी अलग अलग उसको नाम दिए गए। वो देखो, वो आम का पेड़ है ना, उस पे शेनी का जन्म हुआ था। एक दिन सवारे देखा तो शेनी गिरी पड़ी थी। अच्छा हुआ मैं वहाँ से जा रही थी, मैं उसे उठा लाई और पिंजरे में डाल दिया। उसकी माँ रोज आती थी, तितली देती थी उसे खाने को, मैं उसे सत्तू देती थी। एक दिन शेनी गायब। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, कौन रोज की रोज देखभाल करता। लेकिन जब मैं खेत से वापस आई तो देखा शेनी वापस, पंख फुलाकर मुंह हिलाकर कहती है मुझे खाने को दो। बस उस दिन से रोज सवारे चली जाती है और ठीक खाने के वक्त लौट। एक अलग प्रकार के सिनेमा ने जन्म लिया और एक नए प्रकार के डायरेक्टर और कलाकार हमारे सामने आए, जिनमें से कुछ नाम मैं देना चाहूँगा, जैसे श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, केतन मेहता, सईद मिर्जा, सई परांजपे, प्रकाश झा। और इन्होंने अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्थानों पर रह करके इतना अच्छा सिनेमा बनाया कि जो हमारे जीवन के नज़दीक रहा। और जो बुद्धिजीवी दर्शक सिनेमा से कट गया था वो भी सिनेमा देखने के लिए आने लगे। एफएफसी को बाद में 1980 में एनएफडीसी में बदल दिया गया, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और फिल्मों की जो कास्ट थी वो भी ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने ज़्यादा पैसा देना शुरू कर दिया। और इस तरह से 300 फिल्में आज एनएफडीसी के पास है, जिनको अनेक इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। और वो उस सिनेमा ने भारतीय सिनेमा को विश्व की पहचान दिलाई है, रिकग्निशन दिलाई है। इसी बीच में 1955 में बंगाल में सत्यजीत राय नाम का एक फिल्म डायरेक्टर धूमकेतु की तरह हमारे बीच में आता है, जिन्होंने पहली फिल्म पाथेर पांचाली के जरिए पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बता दिया कि भारत में भी ऐसी फिल्में बन सकती है जो आपके स्टैंडर्ड की है और आपकी बराबरी कर सकती है। पाथेर पांचाली की वो पूरी ट्रायलॉजी है, पाथेर पांचाली, अपूर्व संसार, अपराजितो, ये तीनों फिल्में विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास पे बनी है और अपू ट्रायलॉजी के नाम से आज भी विश्व में जानी जाती है। और अमेरिका और यूरोप के कई यूनिवर्सिटीज़ में टेक्स्ट फिल्म के रूप में पढ़ाई जाती है। तो सत्यजीत राय ने भी भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। उनके सिनेमा को हम एक लाइन में यदि डिफाइन करने को कहा जाए तो यूँ कहेंगे यूनिवर्सल मीनिंग इन रीजनल सिनेमा, क्योंकि बांग्ला भाषा एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है तो रीजनल सिनेमा है, लेकिन उसकी जो भाषा है, फिल्म का जो कंटेंट है, वो पूरा यूनिवर्सल अपील रखता है। तो इस तरह से सत्यजीत राय का सिनेमा और बंगाल के उनके जो मृणाल सेन है, ऋत्विक घटक है, बाद में गौतम घोष आए, उत्पलेंदु चक्रवर्ती आए, ऋतुपर्णो आए, अपर्णा सेन है, ये तमाम लोगों ने। और दक्षिण भारत की यदि हम चर्चा करें तो अदूर गोपाल कृष्णन है, जी अरविंदन है, गिरीश कासरवल्ली है, बी कारंत है, गिरीश कर्नाड है। इन सब लोगों ने रीजनल सिनेमा को भी इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग ले गए और भारत का सिनेमा इस तरह से आज जो सरताज बना है, पूरे विश्व का सिरमौर सिनेमा बना है, उसमें सिर्फ हिंदी सिनेमा या बम्बैया सिनेमा का ही हाथ नहीं है। हमारे यहाँ की मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, बांग्ला हो, असमी हो, सभी भाषाओं के सिनेमा ने हमारे सिनेमा को रिच बनाया है। तो ये बीच में एक अलग प्रकार का सिनेमा आ गया था जिसको हम समांतर सिनेमा या नई लहर के सिनेमा से जानते हैं। इस बीच में एक और कुछ लोग मिडिल पाथ सिनेमा लेकर के आए, जिसमें गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, बासु चटर्जी है और बासु भट्टाचार्य है, कि आपकी फिल्म में सुपरस्टार काम कर रहे हैं और म्यूज़िक भी है, गाने भी है, सब कुछ है। और फिल्म की कास्ट बहुत लो कास्ट में फिल्में बन रही है। तो उससे ये हुआ कि पूरा पारिवारिक मनोरंजन मिलता है। गुलजार की फिल्में देखिए या ऋषिकेश की देखिए, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक साथ बैठकर फिल्म देख सकते हैं। साफ़ सुथरी फिल्म है, गीत संगीत का उसमें आनंद आपको मिलेगा, रिलेशनशिप, इमोशंस, सेंटिमेंट्स सब आपको मिलेंगे और एक साफ़ सुथरा मनोरंजन आपको दिया। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो ये मिडिल पाथ सिनेमा के नाम से भी इन 4-5 जो लोग आए, इन लोगों ने इस प्रकार के सिनेमा को बढ़ाया। लेकिन 1990 में फिर हमारे देश के कुछ ऐसे फिल्म मेकर से आए जिन्होंने फिल्म को पूरी तरह व्यवसाय बना लिया और उसको डॉलर सिनेमा में तब्दील कर दिया। सुभाष घई है, करण जौहर है, आदित्य चोपड़ा है, संजय लीला भंसाली है, विधु विनोद चोपड़ा है, ये तमाम नाम जो बाद में 90s में आए, इन्होंने NRI सिनेमा, अप्रवासी सिनेमा को जन्म दिया, जिसको एक नाम और दिया जाता है कि क्रॉस ओवर सिनेमा। कुछ विदेशी लोग जो भारतीय मूल के थे, दीपा मेहता, मीरा नायर, वो विदेश में रहते हुए भारतीय कंटेंट को लेकर फिल्में बनाने के लिए भारत आए और यहाँ के कंटेंट को विदेशों में ले गए। और ये जो नाम मैंने अभी आपको बताया, इन सब लोगों ने भी इस प्रकार का सिनेमा बनाया कि हीरो यदि लंदन का है या कनाडा का है तो हीरोइन पंजाब या पटियाला की है और वो भारत आता है और लड़की पसंद करता है, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी प्रकार की तमाम फिल्में बनने लगी। तो इस तरह से सिनेमा की यात्रा जो 1913 से आरंभ हुई थी भारत में, सन 2000 तक आते आते उस ट्रेडिशनल सिनेमा को नकार देती है और एक रियलिस्टिक सिनेमा को, जीवन से जुड़े हुए सिनेमा को और क्रॉस ओवर सिनेमा को वो जन्म देती है। और सिनेमा एक बहुत बड़ी इंटरटेनिंग इंडस्ट्री के रूप में आज बन गया है। आज देश में 1000 स्क्रीन हमारे यहाँ मल्टीप्लेक्स सिनेमा के हैं, करीबन 9000 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हैं जो धीरे धीरे डिजिटल सिनेमा में बदलते जा रहे हैं। अब इंदौर में फिल्म लगती है या बम्बई में लगती है, उसके साथ वो धर्मपुरी, बड़वानी और बरहानपुर में भी रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरह से पायरेसी को भी कम करने की कोशिश सिनेमा के माध्यम से की गई है। और नए मिलेनियम में जो नए डायरेक्टर आए हैं, जिन्होंने कनाडा में, यूरोप में, रूस में या अमेरिका में फिल्म डायरेक्शन या फिल्म एडिटिंग या साउंड डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग ली है, वो एक नई दृष्टि लेकर के आए हैं। तो आप 2001 से जब अभी 2012 तक का सिनेमा देखेंगे तो आपको सिनेमा में बहुत वैरायटी मिलेगी, कई श्रेणियों की फिल्में मिलेगी, सारे कंटेंट बदले हुए मिलेंगे। और टेक्नोलॉजी तो इतनी आधुनिक हो गई है कि जो मशीन स्टीवन स्पीलबर्ग इस्तेमाल कर रहे हैं वही मशीन हमारे यहाँ पर अनुराग कश्यप और अनुराग बसु भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ विदेशों से भी कलाकार भारत में आ रहे हैं, भारत के कलाकार भी विदेश जा रहे हैं और विदेशों में भारतीय सिनेमा का एक ऐसा दर्शक वर्ग तैयार हो गया है जो लगातार सिनेमा देखता है और वहाँ डॉलर और पाउंड में टिकट बिकते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि विदेशी मुद्रा भी हमें सिनेमा के माध्यम से काफ़ी मिल रही है। आज हम तकनीक में भी किसी से पीछे नहीं है और कंटेंट में किसी से पीछे नहीं है और और एक्टिंग में भी देखेंगे तो एक से एक दिग्गज कलाकार हमारे भारत में हैं और भारत के कई कलाकारों ने विदेशी फिल्मों में भी काम किया है। ओम पुरी है, नसीरुद्दीन शाह है, अमिताभ बच्चन है, शबाना आज़मी है, इन सब लोगों ने, शशि कपूर तो काफ़ी विदेशी फिल्मों में जेम्स आइवरी और इस्माइल मर्चेंट के साथ काम करते रहे। तो पूरा आज ग्लोबल सिनेमा हो गया। और अब हॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यानी पहले बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ देखा करता था कि कैसी फिल्में बन रही है, क्या बन रही है। अब यह है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आ रही है, भारत में पैसा लगा रही है और फिल्में तैयार कर रही है और उसी पैटर्न पर फिल्में रिलीज़ होने लगी है। जैसे रावण फिल्म है 3600 सिनेमाघरों में सारे संसार में एक साथ रिलीज़ की गई थी। ऐसा कभी भारत में पहले ये इस तरह का चमत्कार नहीं हुआ था। इसलिए अब सिनेमा भले गोल्डन जुबली नहीं मनाता, सिल्वर जुबली नहीं मनाता या डायमंड जुबली नहीं मनाता, एक ही हफ्ते में वो 100 करोड़ की कमाई कर लेता है। और वो एक हफ्ते के 7 दिनों में भी शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इन 3 दिनों में ही फिल्म की कास्ट कवर हो जाती है और उसके बाद में ओवरफ्लो शुरू हो जाता है। तो फिल्म का पूरा इकोनॉमिक्स भी बदल गया, फिल्म मेकिंग का पूरा सिस्टम भी बदल गया। और ये जो डिजिटल सिनेमा आ गया है, इससे तो कई क्रांति अब होने लग गई है और पूरे नए रूप में अब आपको सिनेमा देखने को हम सबको मिल रहा है। क्या सिनेमा से क्रांति लाई जा सकती है? क्या सिनेमा के जरिए समाज को बदला जा सकता है? क्या सिनेमा के जरिए हम जो परिवर्तन चाहते हैं वो लागू किए जा सकते हैं? तो इन सब का उत्तर यह है कि हम सिनेमा का उपयोग कैसे करते हैं। सिनेमा का उपयोग जो दुनिया की अलग अलग राजतंत्र की, राजनीति की व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार सिनेमा का उपयोग हर सरकार ने अपने ढंग से किया है।
संक्षिप्त में मैं बतलाना चाहूँगा कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश है, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, यहाँ पर सिनेमा को एक प्रोडक्ट के रूप में लिया गया। जिस तरह से वो साबुन और शैम्पू बेचते हैं, उसी तरह से वो अपनी फिल्में भी बनाते हैं और बेचते हैं। इसीलिए सारी दुनिया में, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सारे संसार के सिनेमाघरों में एक साथ वो स्पाइडरमैन हो या टाइटैनिक हो या जुरासिक पार्क हो या मिशन इम्पॉसिबल हो, फिल्मों को लगा देते हैं प्रोडक्ट की तरह कि जितनी जल्दी बाज़ार में ये प्रोडक्ट छा जाए और जितनी जल्दी पैसा आ जाए, इस प्रकार की वो कोशिश करते हैं। उनके लिए सिनेमा सिर्फ प्रोडक्ट है, उनके लिए एजुकेशन बाद में है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन बाद में है। तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में सिनेमा का उपयोग प्रोडक्ट की तरह किया जाता है। लेकिन जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सिनेमा का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के रूप में किया। उन्होंने सिनेमा का सरकारीकरण कर दिया। वहाँ सरकारी फिल्म बनाती है, सरकारी सिनेमाओं में फिल्म दिखाए जाते हैं और फिल्म के जो कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, वे सब सरकारी नौकर होते हैं और जिस तरह से दफ्तर लगते हैं उसी तरह से वो आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए वहाँ का सिनेमा जो है वो जनता को कहता है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारे शासन की व्यवस्था है, उसके प्रति आप लायल बने रहिए, उसके विरुद्ध कभी आवाज़ मत उठाइए। तो सोवियत संघ और उसका जो टूट करके अलग अलग देश हुए हैं, या पोलैंड है, या चेकोस्लोवाकिया है, यूगोस्लाविया है, हंगरी है, या चीन है, इन सब देशों का सिनेमा जो है वो उसका सरकारीकरण किया है और वो प्रोपेगेंडा के रूप में सिनेमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि सिनेमा के माध्यम में जो ताकत है, उस ताकत को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। तो साम्यवादी देशों का सिनेमा प्रचार का सिनेमा है। तीसरा है डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील देशों का सिनेमा, जिसमें भारत भी शामिल है। हमने सिनेमा को इंटरटेनमेंट के रूप में लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि 100 सालों के बाद भी सिनेमा हमारे यहाँ इंटरटेनमेंट ही बना हुआ है और उसी रूप में लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं। सिनेमा के जरिए सरकार बदलने की बात, क्रांति लाने की बात, बुराई के खिलाफ लड़ने की आवाज़ यदा कदा फिल्मों में दिखाई देती है और 100-125 फिल्में हर साल बनती है। उसमें 2-4 फिल्में ऐसी आती है जिसमें देशभक्ति या बदलाव या क्रांति या कोई आइडियालॉजी की बात की जाती है। बाकी तमाम फिल्में इंटरटेनमेंट पे जाकर के ख़त्म हो जाती है। इसलिए सिनेमा का सही इस्तेमाल डेवलपिंग कंट्रीज़ अभी तक नहीं कर पाए। चौथे नंबर पर आते हैं थर्ड वर्ल्ड या पिछड़े हुए देश, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, अफ्रीका के देश हैं। यहाँ पर सिनेमा का बहुत सही इस्तेमाल हुआ। यहाँ छोटे छोटे देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, अभी भी वहाँ पर खाने की, पीने की, कपड़ों की, इलाज की, शिक्षा की अव्यवस्था है और वहाँ पर कई तानाशाह आकर के बैठ गए और उन तानाशाहों ने जो मन में आया वो किया। तो वहाँ पर सिनेमा का एक अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा है कि जो फिल्म मेकर है वो चोरी चोरी फिल्में बनाते हैं, उनको यूरोप में डेवलपिंग प्रोसेसिंग करवाते हैं और फिर उन फिल्मों को चोरी चोरी वो अपने देशों में दिखाते हैं। ऐसे कई फिल्म मेकर अभी जेलों में बंद हैं। खासकर ईरान के में तो कई फिल्म मेकर को सरकार ने जेल में डाल दिया गया। जफर पनाही का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने जो फिल्म बनाई नहीं उसके अपराध में उनको 20 साल की सज़ा दे दी गई है। तो इन देशों में, पिछड़े हुए थर्ड वर्ल्ड के देशों में सिनेमा का उपयोग समाज को सत्ता तक के परिवर्तन में उन्होंने किया है कि फिल्म एक बनाई और आपने उसके शो कर दिए, 100-200 शहरों में लोगों ने देखा और सरकार का तख्ता पलट गया। तो सिनेमा एक बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत का सही इस्तेमाल भारत जैसे देश में सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक विषमताओं के लिए, अब अभावों से, गरीबी से, बेरोजगारी से लड़ने के लिए यदि किया जाए तो इससे अच्छा, इससे सस्ता और कोई माध्यम नहीं हो सकता। अब
चूँकि भारत में सिनेमा के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी 3 मई 2012 को उसकी शुरुआत हो गई है कि हमने 100वें साल में प्रवेश कर लिया है। 3 मई 2013 को फिर से सिनेमा अपने 101 शताब्दी पूरी करेगा और दूसरी शताब्दी में प्रवेश करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है विचार करने का, सोचने का, और जो अब तक नहीं किया है या जो गलती हम करते आ रहे हैं या सिनेमा का जैसा उपयोग हमारे देश में होना था जो हम नहीं कर पाए, अभी भी हम देर आए दुरुस्त आयत की तरह सिनेमा का यदि हम सही उपयोग करें तो देश में जो बुराइयां आ गई है, भ्रष्टाचार आ गया है और अनाचार आ गया है, शोषण बढ़ रहा है, सामाजिक अपराध बढ़ रहे हैं या महिलाओं पर कई तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन सब का मुकाबला हम सिनेमा के माध्यम से कर सकते हैं। तो जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, फिल्म लाइन में लगे हुए तकनीशियन लोग हैं और इस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, उन्हें सिनेमा की ताकत का अंदाज लगाकर उसको सही इस्तेमाल की दिशा में उसकी दिशा मोड़ देनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी।